इस इस कार्यक्रम का एक रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे रोज की तरह आज भी आज रात तक अपलोड कर देंगे। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें लिख सकते हैं support@shaspa.com पे, या आप मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ऑस्टा जो है ऑनलाइन सपोर्ट एंड ट्रेनिंग एकेडमी है, ये शास्पा का एक अंग है। गलती से किसी ने जी हाँ, तो ऑस्टा जो है वो शास्पा का एक अंग है, ऑनलाइन सपोर्ट एंड ट्रेनिंग एकेडमी है शास्पा की तरफ से। और अभी जो महामारी चल रही है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि शास्पा कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। और शास्पा का जो ऐप है उसमें जो आज डिस्कस किए जाने वाले जो स्टॉक्स है, हमारा जो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये सभी चीजें आम जानकारी है और किसी आपके स्पेसिफिक पोर्टफोलियो के लिए नहीं बनी है। तो आप अपने अपने खुद के निवेश के लिए आप अपना खुद रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, और उनसे राय लेने के बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए। तो अभी ये जो कोविड महामारी चल रही है, उसके कारण सारी दुनिया में जो है एक सब कुछ रुक गया है। सभी व्यवसाय, सभी जो इकोनॉमी है, आर्थिक स्थिति है, वो सारी रुक गई है। तो शासपा अपनी तरफ से ये कर रहा है कि 60 डेज के लिए, 60 दिनों के लिए, 25 मार्च से 25 मई तक शासपा के सारे फीचर सभी लोगों के लिए फ्री है। और उसके अलावा शासपा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। हमने 25 मार्च से इंग्लिश प्रोग्राम शुरू किया था, जो हमने 13 अप्रैल को खत्म किया। और 16 अप्रैल से हम ये हिंदी में कार्यक्रम, हमारा संवाद जारी रख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी ने वो ये सारे कार्यक्रम देखे होंगे। नहीं देखे हो तो आप यूट्यूब पे जाकर वो देख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पे जो बेल आइकॉन है वो आप हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि आगे के दिनों में हम काफी वीडियोस और भी डालने वाले हैं इन सेशंस के अलावा भी यूट्यूब के ऊपर। तो जब भी एक नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, शासपा पे, facebook.com शासपा पे। और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो है शासपा_टेक, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको सारी की सारी जानकारी जो है वो समय पर मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जुड़ गए हैं और सब तैयार है आज का कार्यक्रम शुरू करने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि जो हमने पिछले कई कार्यक्रम में ये जानने की कोशिश की थी कि स्टॉक्स को पहचानना है, सही समय पर उसमें एंट्री करनी है, सही समय में उससे निकल जाना है। तो स्टॉक्स की पहचान करने के कितने तरीके हैं वो आज हम देखेंगे। और जो सबसे दो बड़े तरीके हैं जो वो आज हम देखने वाले हैं इसमें। तो पहला जो इसमें है वो है फंडामेंटल एनालिसिस जी, और दूसरा जो है वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो पहले देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और उससे कितना फर्क पड़ता है और कैसे उसे किया जाता है। काफी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक आम तौर पर फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या देखा जाता है ये आज हम देखेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो एक तरीका है कि एक कोई भी शेयर का एक मूल्य जो है, जो सही मूल्य है, वो पहचानने का एक तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस। तो इंग्लिश में हम इसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। जो अभी जो शेयर का भाव चल रहा है बाजार में, उससे कुछ लेना देना नहीं होता है उसका। ये इंट्रिंसिक वैल्यू है जो वो शेयर की निकलनी चाहिए। और फंडामेंटल एनालिस्ट जो है वो काफी सारी चीजों को देखकर वो इंट्रिंसिक वैल्यू या जो मूल भाव है उसके ऊपर वो आते हैं। तो जैसे कुछ फैक्टर्स जो वो देखते हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, जो जो आर्थिक स्थिति है देश की या इवन कॉन्टिनेंट की, वो देखते हैं। ये जो उद्योग है, इंडस्ट्री जो है, उसका एनालिसिस करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का एनालिसिस होता है। उसके आगे के क्या प्लान्स है,
आगे अगले साल के कंपनी ने क्या टारगेट सेट किए हैं, क्या लक्ष्य सेट किए हैं, उसका भी एनालिसिस होता है। और उस वो सब चीजों को मिलाकर एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकलता है हर एक शेयर का। एक बार ये इंट्रिंसिक वैल्यू या मूल भाव निकल जाता है, तो इन्वेस्टर देखता है कि अगर ये मूल भाव के आसपास आता है, बाजार का भाव और मूल भाव अगर एक ही स्तर पे या आज आसपास आ जाता है, तो वो स्टॉक में निवेश करता है। और अगर जो बाजार का भाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मूल भाव से, तो इन्वेस्टर सोचता है कि अब ये स्टॉक नीचे आएगा तो अब मैं बेच देता हूँ। ये एक बेसिक फिलोसॉफी है फंडामेंटल एनालिसिस की, जो ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट फॉलो करते हैं। अगर किसी को कोई भी प्रश्न हो तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ताकि आपका डाउट जो है या आपका कोई ये है वो तब के तब सॉल्व हो जाए। मैं निवेदन करूंगा, संतोष पाटिल करके कोई है जो हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं, आप गलती से प्रेजेंट नाउ पे क्लिक कर रहे हैं। आपको प्रेजेंट नाउ पे नहीं क्लिक करना है, आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। तो आप पहले स्टॉप प्रेजेंटिंग कीजिए और तब आप मीटिंग में जुड़ पाएंगे, नहीं तो सबको आपका स्क्रीन दिखते जाएगा। जी। तो फंडामेंटल एनालिसिस में जो एनालिसिस होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। जी। और पहले क्या देखते हैं, जैसे एक के बाद एक, जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा लेवल, वैसे 5-6 लेवल के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस होता है। और वो शुरू होता है जियो पॉलिटिकल सिनेरियो से। अब जियो पॉलिटिकल सिनेरियो ये सिनेरियो है कि जो आपका देश है और आपके देश के आसपास के जो देश है, उसमें जो पॉलिटिकल सिनेरियो है या राजनीतिक जो उसमें गतिविधियां हो रही हैं उस पर्टिकुलर देश में और उसके आसपास के देशों में, वो कितनी सीरियस है और उसमें कितने प्रॉब्लम्स हैं। मान लीजिए जैसे इंडिया में तो वैसे ही हम बहुत बड़ा देश है हमारा, 133 करोड़ लोग हैं। उसके अलावा एक 133 करोड़ परेशानियां भी है हमारे पास, जैसे नक्सली हो गए या कश्मीर का इश्यू हो गया। उसके साथ साथ हमारा जो बॉर्डर है वो भी पाकिस्तान के साथ है, जो अ, हमेशा दो देशों में लड़ाई होती रहती है। तो दूसरी तरफ चाइना अपना जो कंट्रोल है वो फैलाए जा रहा है हमारे आजू बाजू के देशों में, श्रीलंका और वो सब देशों में। तो ये सारी चीजें जो है ये सारी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में कंसिडर की जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई देश में प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन उसके बगल के देश में कोई प्रॉब्लम होता है। जैसे आईसिस जो था, वैसा था। जैसे अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम था, अफगानिस्तान की वजह से काफी प्रॉब्लम पाकिस्तान और ईरान में भी हुए, क्योंकि जो आतंकवादी थे वो अफगानिस्तान से शुरुआत हुई, और जैसे ही फिर अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक किया, तो आधे यहाँ चले गए, आधे वहां चले गए। तो दोनों, ईरान और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो गई थी 2001 के बाद। तो ये सारी चीजें देखी जाती है, क्योंकि जो निवेशक है, जो बड़े बड़े निवेशक है, जो हजारों करोड़ रुपए लगा रहे हैं, उसमें वो ये देखते हैं कि भाई यहाँ की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, वो कोई वॉर की तरफ या कोई कॉन्फ्लिक्ट की तरफ तो नहीं जा रही है, और ये वो देखकर ही आगे बढ़ते हैं। उसके बाद, जियोपॉलिटिकल के बाद होता है एक मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो जैसे जो आर्थिक स्थिति है उसकी एक ब्रॉड लेवल पे एनालिसिस होती है, या ऊंचे लेवल पे उसकी उससे एनालिसिस होती है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर, हम अगर कोई रास्ते पे खड़े हैं, तो हम ये लेवल पे खड़े हैं, और अगर कोई 100 फुट ऊपर है, तो उसे जो हमारा व्यू दिख रहा है वो अलग है। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक जिसे कहते हैं, वो एक ब्रॉड लेवल एनालिसिस होता है पूरे देश की आर्थिक स्थिति का, कि ये देश का जो फाइनेंस है जी, देश का जो इकोनॉमी है, वो कैसे चल रहा है। फिर से एक बार संतोष जी ने गड़बड़ कर दी है।
संतोष जी, अगर आप हमारी आवाज सुन सकते हैं तो आपको स्टॉप प्रेजेंटिंग पे क्लिक करना है और आपको अपना कैमरा भी ऑफ कर देना है, और आप मीटिंग ज्वाइन करें तब आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, प्रेजेंट नाउ पे क्लिक नहीं करना है। आप गलती से प्रेजेंट नाउ पे क्लिक कर रहे हैं, जिससे कि हम सभी आपका स्क्रीन देख पा रहे हैं। जी। तो फिर होता है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस होता है। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन का एनालिसिस होता है कि भाई ये देश कितने कर्जे में है, इसका ये साल का और अगले कुछ सालों का खर्च कैसा है, उसका ग्रोथ कैसा है, कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि काफी देश, पूरी दुनिया के जितने देश हैं वो सभी जीडीपी के मामले में वो नेगेटिव होने वाले हैं, और शायद इंडिया और चाइना ये दो ही देश होंगे जिसमें कुछ अंक पॉजिटिव, या जैसे इंडिया में वो लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 1.5% जीडीपी बढ़ेगा। 7-8% का एस्टिमेट था, लेकिन अभी महामारी के कारण 1.5% सिर्फ बढ़ेगा जीडीपी हमारा। तो ये सारी चीजें वो मैक्रो इकोनॉमी में देखी जाती है। उसके बाद जो उद्योग है, जो उद्योग में निवेश करना है, उसका एनालिसिस होता है कि वो उद्योग कितना अच्छा है, कितना बुरा है, उस उद्योग में कितने खिलाड़ी हैं, और हर एक खिलाड़ी की अपनी अपनी क्या ताकतें हैं, अपनी क्या वीकनेस है, ये सारी चीज का एनालिसिस होता है। उसके बाद होता है मैनेजमेंट, जो कंपनी को जो चला रहे हैं उनका एनालिसिस। आपने काफी बार देखा होगा शायद पिछले कुछ सालों में, जैसे इन्फोसिस के जो सीईओ थे वो रिजाइन कर गए, या सीएफओ थे वो रिजाइन कर गए, और स्टॉक का भाव गिर गया। किसी एक वेल्थ मैनेजर, एडलवाइज ग्रुप था या ऐसा कोई ग्रुप था, जिसके जो सीईओ थे वो 10 या 20 साल के बाद वो रिटायर ये हो गए, उन्होंने रिजाइन किया, और स्टॉक का भाव 40-50% गिर गया। तो मैनेजमेंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाता है एक कंपनी के स्टॉक प्राइस में। और फिर उसकी एनालिसिस होती है कि भाई ये कंपनी आगे क्या करने वाली है, बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस ये तो देख लेता है कि अभी तक क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे वो अपने टारगेट अचीव, अपना लक्ष्य जो है वो अचीव कर पाएंगे या कामयाब कर पाएंगे कि नहीं, उसके ऊपर ये सारा निवेश निर्भर करेगा। तो पहले हम देखते हैं राजनीतिक स्थिति, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कॉन्टिनेंट एंड द कंट्री, ये दोनों चीजों में, देश में भी, देश के अड़ोस पड़ोस में भी राजनीतिक स्थिति कैसी है, कितनी स्थिरता है राजनीति में, वो जरूरी है। आपको शायद लग रहा होगा कि हमारे जो अगर बगल के जो देश है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मतलब उनको जाने दो, उनको जो करना है करने दो। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि उस वजह से हमारे देश को, हर देश को अपने पड़ोसी के प्रॉब्लम से ये आता है, असर पड़ता है उसके मार्केट में, निवेशकों के आउटलुक में, जिसे हम कहते हैं कि उनका जो आउटलुक होता है कंट्री का, वो इस पे निर्भर निर्भर करता है कि भाई अगल बगल के देशों में क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो एक बार ये तय हो गया कि भाई आसपास के देश ठीक है, देश की राजनीतिक स्थिरता सही है, उसके बाद ये देखा जाता है कि भाई इसमें और कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो नहीं है, कोई सिविल अनरेस्ट तो नहीं है, कोई इकोनॉमिक इश्यू तो नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू नहीं है। जैसे आज की तारीख में भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि जितने लो लेवल वर्कर्स थे उनकी सारी, सबकी नौकरियां चली गई है। तो ये महामारी खत्म होने के बाद भी उनकी नौकरियां फिर से वापस मिलना, उनको गांव से वापस निकल के शहरों में आना, और वो पूरा व्यवसाय चालू होना, वो बहुत बड़ी परेशानी सबके लिए होने वाली है। ये इतना आसान नहीं है कि मतलब 130 करोड़ का देश है तो मतलब स्विच ऑफ किया तो बंद हो गया और स्विच ऑन किया तो चालू हो गया, वैसा नहीं है। तो कोई देश के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट की परेशानी है, आतंकवाद की परेशानी है, कोई अनरेस्ट है, कोई प्रोटेस्ट चल रहा है,
तो ये सारी चीजें असर करती है स्टॉक मार्केट पर और शेयर के मूल्य भाव पर। देश की दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है, और इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है अभी जो ये है, वो इकोनॉमी के मामले में वो एक्चुअली देखने जाए तो एक आप कह सकते हैं कि कई मामलों में वो फेल हुए हैं। लेकिन इस मामले में, फॉरेन रिलेशंस के मामले में, हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है और सभी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध रखे हैं। चाहे वो अरब देश हो, चाहे वो यूरोपियन देश हो, चाहे ईस्ट के जो जापान और ये सारे जो देश है वो है, तो सभी के साथ बहुत अच्छा संबंध हमारे प्रधानमंत्री और हमारी गवर्नमेंट ने रखा है। और आप एक चीज जान लीजिए कि ये महामारी के कारण इंडिया जो है वो इस पोजीशन में है कि वो सबसे सबसे ज्यादा जो फायदा है इसका, आर्थिक फायदा, वो इंडिया को हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ निकलता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है वो और बड़ा होता है और कोई देश चाइना को इकोनॉमिकली बॉयकॉट करते हैं या कुछ ऐसा कुछ होता है कि अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट करते हैं, तो उनका जो नंबर वन डेस्टिनेशन है आफ्टर चाइना वो है इंडिया। और बिकॉज हमारे गवर्नमेंट ने रिलेशंस अच्छे रखे हैं, संबंध अच्छे रखे हैं, तो ये सारा जो बिजनेस है वो इंडिया को आने की अपेक्षा है। और ये हो सकता है, ये एक संभावना है, ऐसा नहीं है कि यही होने वाला है, लेकिन ये एक संभावना है जी। तो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हैं कि पहले ये देखा जाता है कि ये इकोनॉमी जो है, जो जिस देश में निवेश करना चाह रहे हैं, वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है या वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। अब डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो ऐसी इकोनॉमी है जो सालों से बढ़ती जा रही है। जैसे आज की तारीख में यूरोपियन देश आप लीजिए, या अ, अ, अपने इनको देखिए, अमेरिकी देशों को देखिए या ऑस्ट्रेलिया, इन देशों को देखिए, ये सारे डेवलप्ड इकोनॉमीज है। यहाँ का जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो सारे एक अच्छे ग्लोबल स्टैंडर्ड पे आ चुके हैं। और इन कंट्रीज में जो है वो जो इकोनॉमी की साइज है, जो आर्थिक स्थिति की जो जो एक कंट्री का बजट बोला जाता है या बैलेंस शीट पे आप अगर देखें तो एक बहुत बड़ा फिगर है। जबकि इंडिया, बांग्लादेश, ये सारी जो कंट्रीज है ये डेवलपिंग कंट्रीज है। वियतनाम जैसी कंट्रीज है, ये डेवलपिंग कंट्रीज है। तो इनके इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी की साइज है वो अमेरिका और ये सब देशों से काफी छोटी है। और अमेरिका की इकोनॉमी, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो बढ़ती है साल में आधे परसेंट से 1% से 1.5% से। इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है 6, 7, 8% से। चाइना की इकोनॉमी बढ़ती है 6, 7, 8% से। तो ग्रोथ यहाँ पर है। मान लीजिए आपने 100 रुपए अमेरिकन इकोनॉमी में लगाए और 100 रुपए इंडियन इकोनॉमी में लगाए, तो वहां की इकोनॉमी जो है वो 1, 1.5% बढ़ने वाली है, यहाँ की इकोनॉमी 7, 8% बढ़ने वाली है। तो ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा है। तो आज की तारीख में जो बड़े निवेशक है वो इमर्जिंग इकोनॉमी को ज्यादा प्रेफर करते हैं देन टू डेवलप्ड इकोनॉमी जी। फिर उसके बाद आता है कि भाई ये उद्योग में, जो उद्योग हमने पहचाना है निवेश करने के लिए, और जी जी। तो ये जो उद्योग है उसमें कितनी बढ़ोतरी होने की अपेक्षा है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसका जो जो देश है उसके जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, जैसे लो इनकम, मिड इनकम, हाई इनकम, तो ये इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो किस वर्ग को केटर करती है जी। और वो उनके जो प्रोडक्ट है वो किस वर्ग को ये करते हैं, और वो वर्ग कितना ग्रो कर रहा है। तो मान लीजिए कि जैसे इंडिया का जो लोअर क्लास है और मिडिल क्लास है,
वो अगले 20 साल में इतना बढ़ेगा जितना पिछले शायद 100 साल में नहीं बढ़ा है। ये एस्टिमेट है इकोनॉमिस्ट का कि अगले 20 साल में इंडिया का जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास है उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा होगी जितनी पिछले 100 साल में नहीं हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो कंपनियां इन वर्गों को केटर करती है, इन वर्गों के लिए सामान बनाती है, इन वर्गों के लिए सर्विसेज देती है, तो अगर ये वर्ग के पास पैसा ज्यादा आ गया तो ये कंपनी का सेल जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद आता है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स। मतलब कोई कंट्री में अगर आपको व्यवसाय शुरू करना है तो सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है, कितनी आसानी से आप एक कोई फैक्ट्री है या आप कोई कॉल सेंटर है या आप कोई व्यवसाय है या शॉपिंग मॉल है आप खोल सकते हैं उस स्टेट में, उस कंट्री में। ये सबसे ज्यादा ये भी जरूरी है। तो जैसे इंडिया में भी अगर आप देखें तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, कई ऐसे स्टेट है जैसे हैदराबाद, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है, ये सारे स्टेट जो है वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट को कुछ ना कुछ फैसिलिटीज देते हैं, उनका काम आसान कर देते हैं। जबकि कुछ जो स्टेट्स है जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, तो वो उसमें पहले वेस्ट बंगाल बहुत आगे था इंडस्ट्री के मामले में, आज की तारीख में बहुत पीछे हो गया है। उसका कारण यह है कि वो इंडस्ट्रीज को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम वेस्ट बंगाल में जाके व्यवसाय कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ गुड्स, जो कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं या जो इंडस्ट्री में हम निवेश कर रहे हैं वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट की कीमत कितनी है और वो कितना बिकने वाला है। तो इससे एक एस्टिमेशन आता है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर आप भारत की तरफ देखें तो अगर मैं एक कंपनी में देखिए कि एक समझिए कि 5 लाख वाली गाड़ी बनाने वाला हूँ। मान लीजिए 5 लाख की गाड़ी बनाने वाला हूँ और मैं साल में 1 लाख गाड़ी बनाने वाला हूँ। तो एक गाड़ी मेरी बिकेगी 5 लाख में और मैं साल में मेरी कैपेसिटी है 1 लाख गाड़ियां बनाने की। और इंडियन ऑडियंस को अगर हम देखें, इंडियन मार्केट को अगर हम देखें, तो 5 लाख की गाड़ी खरीदने वाले शायद 10 लाख या 20 लाख लोग हैं सालाना जो 5 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं। और उसी के सामने अगर मैं एक गाड़ी की ही कंपनी डालता हूं, लेकिन वो गाड़ी है 1 करोड़ की, वो गाड़ी है 1 करोड़ की, और मैं साल में बना सकता हूँ सिर्फ 10,000 गाड़ियां या 5,000 गाड़ियां, तो क्या उतने लोग हैं जो वो 1 करोड़ की 5,000 गाड़ियां या 10,000 गाड़ियां ले सकते हैं? तो ये वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर ये देखा जाता है कि भाई ये जो इंडस्ट्री है उसमें रेगुलेशन कितना है, मतलब उसमें जो सरकार की तरफ से जो नियम है वो कितने सख्त है और सरकार उसको कितनी बारीकी से देख रही है। ये भी बहुत जरूरी है और फंडामेंटल एनालिसिस इसको भी देखते हैं। क्योंकि जैसे कोई ये हो गया कि भाई शक्कर का जो व्यापार है वो हो गया, या धान पदार्थ हो गए उनका व्यापार हो गया, तो उसमें क्या है, सरकार ने एक प्राइस सेट किया है और आप उस प्राइस के नीचे नहीं बेच सकते और आप उस प्राइस के 10 या 20% के ऊपर नहीं बेच सकते। तो उसमें होता क्या है कि कंपनी का जो मार्जिन है या ग्रोथ है वो सरकार तय करती है कि भाई ये इतना ही बेच पाएंगे। शायद आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि इंडिया में जब गाड़ियां बननी शुरू हुई थी तो गाड़ी की कंपनी को सरकार से लाइसेंस दिया जाता था हर साल का कि आप ये साल में इतनी ही गाड़ियां बना सकते हैं। और उन गाड़ियों का जो बुकिंग था वो 3-3 4-4 साल चलता था। और वो बुकिंग एक 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 देशवासी से दूसरे देशवासी को ट्रांसफर होता था प्रीमियम के ऊपर। तो मान लीजिए कि गाड़ी 5,000 की थी तो लोग 1,000 रुपया प्रीमियम लेते थे और किसी और का जो लाइसेंस है वो ले लेते थे कि भाई आपका बुकिंग आगे चल रहा है तो मुझे मिल जाएगी गाड़ी, मुझे गाड़ी की जरूरत है। और एक टाइम था कि जब सेकेंड हैंड गाड़ियां नई गाड़ियों से ज्यादा महंगी मिलती थी, क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी आपको मिल जाती है बाजार में, नई गाड़ी आपको मिलेगी ही नहीं, 4 साल 5 साल तक मिलेगी नहीं। तो सरकार का कितना नियंत्रण है उस उद्योग में ये भी बहुत जरूरी है। वो जो प्रोडक्ट है या वो जो इंडस्ट्री है वो डिमांड में है क्या। जैसे आज की तारीख में मैं अगर आपसे 5 साल पहले पूछता कि इंडिया में ऐसा कोई कंपनी में निवेश करना चाहिए जो मोबाइल टेक्नोलॉजी में है या जो
मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आप 5 साल पहले आप कहते कि जरूर करनी चाहिए मोबाइल, तो इंडिया में तो मोबाइल पेनेट्रेशन बहुत कम है, पूरे देश में मोबाइल तो पहुंचा ही नहीं है, अभी तो बहुत ग्रोथ बाकी है। लेकिन आज अगर मैं आपको पूछूं कि एक मोबाइल कंपनी में, मोबाइल सर्विसेज की कंपनी में निवेश करना है, तो आप बोलेंगे नहीं भैया, आज तो जियो ने सबका धंधा बंद कर दिया है, तो डिमांड है लेकिन हम निवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि कंपटीशन कितना है, अ, वो उस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ कितना है, उसकी बढ़ोतरी कितनी हो रही है साल दर साल। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। गुड वर्सेस बैड इंडस्ट्री। अब इसमें ऐसा है कि कुछ इंडस्ट्री जो है, जैसे आप मान लीजिए कि एयरलाइन की जो इंडस्ट्री है, एयरलाइन की इंडस्ट्री को दुनिया भर के निवेशक हमेशा गाली ही देते हैं। उसको दुनिया में ऐसी शायद ही कोई एयरलाइन कंपनी है जिसने हमेशा प्रॉफिट ही किया हो, कभी नुकसान नहीं किया हो। सिंगापुर एयरलाइंस ऐसी एक कंपनी है, और मेरे ख्याल से गल्फ की कोई एक, गल्फ नहीं, मिडिल ईस्ट की कोई एक एयरलाइन है जो प्रॉफिट करती है। तो एयरलाइन की जो इंडस्ट्री है वो मानी जाती है कि वो इंडस्ट्री ही खराब है, वो इंडस्ट्री में पैसे लगाने ही नहीं चाहिए। और जबकि दूसरी जो है, जैसे खाद्य पदार्थ, खान पदार्थ हो गए, जैसे खाने की चीजें हो गई, या आपकी दवाइयों की कंपनियां हो गई, ये सारी कंपनी जो है वो गुड इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत है, डिमांड बहुत है, और सप्लाई कम है। इस कंपनी की जिसमें हम निवेश करना चाहते हैं, उसका और उसके कंपटीशन का कैसा रिलेशन है। तो जैसे मान लीजिए कि आज अगर आप मोबाइल सर्विसेज ही देखते हैं, और मान लीजिए कि आप फेसबुक के मालिक है, मार्क जुकरबर्ग है, और आपको $5 बिलियन लगाने हैं इंडिया की मोबाइल सर्विसेज कंपनी में, और आपके पास 3 ऑप्शन है। आपके पास है मुकेश अंबानी की जियो कंपनी, फिर आपके पास ऑप्शन है भारती एयरटेल, सुनील भारती मित्तल की, और आपके पास तीसरा ऑप्शन है वोडाफोन आइडिया जो है, जो इनका है, बिरला का। तो आप देखेंगे कि इन तीनों में से सबसे मजबूत कौन है। तो सबसे मजबूत जो है पैसे के मामले में, अ, अपने क्या बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल उनका क्लाउट है उसके मामले में, रेगुलेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी के मामले में, तो आप बोलेंगे कि रिलायंस 1 नंबर पे है, एयरटेल 2 नंबर पे है, वोडाफोन 3 नंबर पे है। तो फिर आप देखेंगे कि आई हैव फॉरवर्डेड मैसेज दैट एयर मॉरिशस, अच्छा। ओके, किसी ने मैसेज भेजा है कि एयर मॉरिशस ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दिया है। ये तो शुरुआत है, अभी आगे और बहुत कुछ होगा। तो ये मामले में अगर आपको निवेश करना है, तो आप देखेंगे कि सबसे मजबूत स्थिति में कौन है, और आप उस कंपनी में फिर निवेश करना प्रिफर करेंगे। आप मानेंगे कि इस कंपनी में प्रिफर करना अच्छा है। फिर वो कंपनी के पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, जैसे अमेरिका की कई कंपनीज हैं जो सिर्फ अपने पेटेंट को लाइसेंस करके अरबों रुपए कमा रहे हैं। उनके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है, उनका खुद का प्रोडक्ट बनना बंद हो गया। जैसे आप सबने नोकिया का नाम सुना होगा, आप सबने मोटरोला का नाम सुना होगा। मोटरोला, नोकिया, इनके पास मोबाइल टेक्नोलॉजी के इतने पेटेंट्स हैं कि आज भी वो पेटेंट्स के पैसे, उनको रॉयल्टी जो है वो उनको मिल रही है। दूसरी कंपनियां वो पेटेंट्स यूज कर रही हैं और उसकी रॉयल्टी उनको मिल रही है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इंडिया में इतना फॉलो नहीं होता है, लेकिन दूसरे देशों में काफी देखा जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, तो आपकी मतलब वो बोलते हैं कि एक अगर आपके पास पेटेंट है, वैलिड पेटेंट है आपके पास, तो वो एक पेटेंट मिनिमम आपकी कंपनी को $1 मिलियन के वैल्यूएशन से बढ़ाता है, ये माना जाता है विकसित देशों में। फिर मान लीजिए कि रॉ रॉ मटेरियल जो है, जैसे अगर मेरी मेरी खुद की कोई स्टील की कंपनी है, स्टील के पदार्थ बनाने की कंपनी है, और मेरी ही दूसरी कंपनी है जिसके पास आयरन ओर का लाइसेंस है, मेरी ही दूसरी कंपनी है जिसके पास आयरन ओर का लाइसेंस है, तो उसके वजह से जो मेरा रॉ मटेरियल है, या जो जिस चीज से मैं अपना प्रोडक्ट बनाता हूँ, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। तो 2-3 दशक पहले, रिलायंस 4 दशक पहले शायद, रिलायंस का भी ये था कि मतलब रिलायंस अपने कंपटीशन को इस तरह खत्म करता था कि जो उनका रॉ मटेरियल था उसके ऊपर मोनोपोली बना लेता था, ताकि उनके कंपटीशन को रॉ मटेरियल ही नहीं मिले।
उसके बाद आता है ब्रांड। ब्रांड की कीमत कितनी है, ब्रांड कितना कितना रिकॉल है वो ब्रांड का। तो जैसे मान लीजिए कि आपको खाने का तेल लेना है, आप किराना वाले के पास दुकान में जाएंगे, आप बोलेंगे एक सफोला देना। शायद आपको सफोला ब्रांड खरीदना भी ना हो, शायद आपको खाने का तेल खरीदना हो, लेकिन आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि खाना बनाने का तेल देना, आप उसको बोलेंगे सफोला दे देना। जी। आपको अगर बालों का तेल चाहिए तो आप बोलेंगे पैराशूट दे देना। आपको अगर टूथपेस्ट चाहिए तो आप बोलेंगे कोलगेट देना। आप ये नहीं बोलेंगे कि टूथपेस्ट चाहिए, आप बोलेंगे कोलगेट देना। तो ये जो ब्रांड है वो इतने पावरफुल है कि जो पदार्थ है वो सब भूल गए हैं, अभी सिर्फ ब्रांड याद है। इतने मजबूत ब्रांड बन चुके हैं, तो ब्रांड भी बहुत बहुत जरूरी है। और ये अंत में जो सेक्टर है ये वो इमर्जिंग सेक्टर है या एस्टेब्लिश सेक्टर है, तो ये सेक्टर काफी पुराना हो चुका है। इसमें जो बढ़ोतरी है, साल साल दर साल जो उसमें बढ़ोतरी होनी है वो ज्यादा है या स्थिर हो चुकी है। और या तो जैसे कोई नई कंपनी है जिसने एक नया प्रोडक्ट निकाला है और उसकी डिमांड आगे चल के बढ़ने वाली है, ये दोनों चीजें भी देखी जाती है। तो जैसे इसमें उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में अब ये होगा, अमेरिका में हो चुका है, इंडिया में अब ये होगा कि पोल्यूशन के कारण सारे जो पेट्रोल डीजल के इंजन हैं वो बनना बंद होंगे धीरे धीरे, और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी। तो लोग जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रेफर करेंगे आगे चलकर। अभी अभी हमारे पास ऑलरेडी गाड़ियां हैं जो 300 किलोमीटर चलती है एक चार्ज पर। तो ये जो सेक्टर है वो एक इंडस्ट्री के अंदर ही दो सेक्टर सेगमेंट बन चुके हैं, एक इंटरनल कंबशन इंजन और एक इलेक्ट्रिक कार। तो आगे चल के जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसका मार्केट नीचे जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसका मार्केट बढ़ता जाएगा। तो इमर्जिंग जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। उस मैनेजमेंट ट्रेंड में क्या क्या देखा जाता है वो देखते हैं कि भाई अच्छा मैनेजमेंट और बुरा मैनेजमेंट। तो पहले हमने बात की थी कि भाई अच्छी इंडस्ट्री और खराब इंडस्ट्री। अब हम बात कर रहे हैं अच्छा मैनेजमेंट और बुरा मैनेजमेंट। और इन दोनों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनका एक रिलेशन है, एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर करते हैं कि आप अच्छी इंडस्ट्री और अच्छे मैनेजमेंट की कंपनी है कि नहीं। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए, मैंने पिछली बार भी बताया था कि किंगफिशर एयरलाइन आप देख लीजिए। तो किंगफिशर इनकी एक एयरलाइन की कंपनी थी, और उसके पहले जो उनकी 40 साल पुरानी 50 साल पुरानी कंपनी थी वो ये बनाती थी, लिकर बनाती थी, दारू बनाती थी। जी। और वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, और उन्होंने एयरलाइन बिजनेस शुरू किया और एयरलाइन बिजनेस खराब हो गया। तो आप ये मान लीजिए कि संतोष जी आपने फिर से गड़बड़ कर दी है। अरे। जी। तो गुड मैनेजमेंट और बैड मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे। तो इन आप मान लीजिए कि मैनेजमेंट खराब है इनका, लिकर बिजनेस में भी और एयरलाइन बिजनेस में भी। ओके। आप हम ये मान के चलते हैं कि उनका मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम थी। जैसे न्यूज रिपोर्ट आती है कि इन्होंने पैसे का हेरा फेरी कर दिया, जिस कंपनी को जिसको अपनी लिकर कंपनी बेची उसको भी गलत चीजें बताई। तो मान के चलते हैं कि मैनेजमेंट में गड़बड़ थी। तो ऐसा क्यों है कि एयरलाइन कंपनी बिल्कुल ठप हो गई, उसका शेयर जीरो हो गया, और जो लिकर कंपनी है वो आज नए मालिक के पास है, वो आज भी बढ़ रही है? उसका कारण ये है कि मैनेजमेंट अगर बुरा हो लेकिन इंडस्ट्री अगर अच्छी है तो वो बिजनेस चलने की देर चांसेस है कि वो बिजनेस चलेगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट बुरा है और बिजनेस भी खराब है, दोनों ही खराब है, तो ये 100% है कि ये कंपनियां नहीं चलेंगी। तो ये होता है मैनेजमेंट का और इंडस्ट्री का
रिलेशन, और ये बहुत जरूरी हमें हमें हमेशा देखना चाहिए। तो आप कुछ इसमें कुछ कंपनियों में देखेंगे कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ये है, हम कह सकते हैं कि एथिकल है, लेकिन उनका जो इंडस्ट्री है वो इतना खराब है कि वो मैनेजमेंट कितना भी अच्छा हो लेकिन वो इंडस्ट्री डूबने ही वाला है। तो हमेशा इसमें आपको ध्यान रखना है कि कंपनी, जो इंडस्ट्री है वो, और मैनेजमेंट दोनों ही अच्छे हो तो बेहतर है। फिर वो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। जैसे कोई एक सीईओ ज्वाइन करता है तो कंपनी के शेयर 2-4% बढ़ जाते हैं, कोई बड़ा सीईओ छोड़ देता है तो कंपनी के शेयर गिर जाते हैं। इसका कारण ये है कि वो जो पर्सनालिटी है, उनका खुद का एक रुतबा होता है, उनका खुद का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जिससे वो कोई भी कंपनी को टर्न अराउंड कर सकते हैं और उसमें परफॉर्मेंस ला सकते हैं, जो वो कंपनी को वो आगे ले जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस है और ट्रैक रिकॉर्ड दोनों ही बहुत जरूरी है जी। फिर कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने कल जैसे बताया था कि मतलब जो हम पैसे लगा रहे हैं, जो निवेश कर रहे हैं, उसका एक वैल्यू होता है। जैसे जैसे टाइम जाता है तो वो पैसे का वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट होता है। तो डिप्रिशिएट होने के बाद भी आ, हमें फायदा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये फंडामेंटल निवेशक हमेशा देखते हैं कि भाई ये इसकी जो ग्रोथ है वो हमेशा, जो डिप्रिसिएशन है, रुपी डिप्रिसिएशन बोल दीजिए या वैल्यू डिप्रिसिएशन बोल दीजिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद इंटरेस्ट रेट बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जैसे हमारी दूसरे देशों में 2-3% इंटरेस्ट है, जापान में तो 1% भी नहीं है, और हमारे यहाँ 6-7% तो हमें मिलते हैं। हम लोन लेने जाते हैं तो 11-12% इंटरेस्ट लगता है। तो ये सारी चीजें भी मायने रखती है। उसके बाद जो है वो है कंपाउंडिंग। जो अ, बड़े निवेशक होते हैं वो लंबे समय तक निवेश करते हैं। उनको ये चाहिए कि हमारा पैसा दो दो गुना 4 गुना होना चाहिए। जी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब मेरा स्क्रीन देख सकते हैं और मुझे सुन भी सकते हैं। जी। जिनके कैमरा ऑन है, मैं एक बार फिर से मैंने देखे कि कुछ कैमरा ऑन है, आप कृपया अपना कैमरा और माइक्रोफोन दोनों ऑफ कर दीजिए। और कृपा करके प्रेजेंटिंग करना शुरू मत कीजिए, क्योंकि आप पूरा, जो पूरा कार्यक्रम है उसमें आप बाधा डाल देते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जो सेशन का एक ट्रैक होता है वो पूरा गायब हो जाता है। तो जी, तो जो बड़े निवेशक हैं वो, उनको चाहिए कि उनका पैसा 2 गुना 4 गुना होना चाहिए। कंपनी डिविडेंड कितना दे सकती है, अगर वो अपने टारगेट मीट करती है तो डिविडेंड कितना मिल सकता है, क्योंकि डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट का एक अंग है जो सभी भागीदारों को दिया जाता है। तो वो ये कंपनी डिविडेंड कितना दे सकती है, ये जरूरी है। उसके बाद जो इक्विटी एम्प्लॉय हो रहा है कंपनी में, जो पैसा निवेश हो रहा है, उसका कॉस्ट क्या है, वो देखा जाता है। उसका कॉस्ट जो है वो क्या है। उसके बाद आता है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट ये होता है, एनुअल रिपोर्ट के 2-4 अंग होते हैं। एक होता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो लोग शेयर होल्डर को साल में एक बार रिपोर्ट देते हैं कि भाई ये पिछला साल हमने ये बोला था, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ इसका ये कारण था, और अगले 1 साल 2 साल तक ये हमारा प्लान है। ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट होता है। फिर होता है एक ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो अकाउंटिंग के बाद होता है कि ये कंपनी के जो अकाउंट्स है वो सही तरह से रखे जा रहे हैं। जो कंपनी क्लेम कर रही है कि हमने इतना इतना व्यवसाय किया, इतना पैसा कमाया, इतना प्रॉफिट बनाया, ये सारी चीजें सही है कि नहीं, उसके लिए एक प्राइवेट ऑडिटर होता है। और ऑडिटर अपना रिपोर्ट देता है, और वो एक आर्थिक रूप में अपना रिपोर्ट देता है कि भाई ये
कंपनी का ये इतना पैसा लगाया, इतना नुकसान हुआ, इतना पैसा बचा है, कंपनी 3 महीने में बंद हो जाएगी या 3 महीने तक का ही कैश फ्लो है कंपनी के पास। जबकि डायरेक्टर रिपोर्ट जो है, डायरेक्टर रिपोर्ट ये बताएगा कि भाई इस कारण से हम पैसे का पूरा उपयोग न कर पाए और इतना हमें नुकसान हो गया है। अभी हमारे पास 3 महीने के पैसे हैं, लेकिन आगे चल के हम कुछ निवेशकों के साथ बात कर रहे हैं और कुछ क्लाइंट्स हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, और हमें कुछ एडवांस आने की अपेक्षा है, और पिछले साल जो नुकसान हुआ है वो आगे के साल में पूरा पूरा हम भर सकते हैं, ऐसी हमें आशा है। तो दोनों का जो रिपोर्ट है वो उसमें फर्क होता है, जो जिसे हम कहते हैं दृष्टिकोण जो होता है, पर्सपेक्टिव जो होता है, वो उसमें डिफरेंट होता है दोनों का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसके जो आंकड़े होते हैं उसकी जांच होती है। उसके बाद जो नोट्स रहते हैं जिसमें कुछ अगर खमियां है तो वो लिखी जाती है। और अब हम आते हैं रेशियोज पे। रेशियोज जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस के सबसे पॉपुलर या सबसे नामचीन अंग है। आप कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस की अगर बात करते हैं किसी से भी, तो वो आप देखेंगे कि वो हमेशा रेशियोज बताते हैं, ये कंपनी का रेशियो ये है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, या टीवी पे देखते हैं प्रोग्राम, तो उसमें भी वो लोग मेंशन कर देंगे ये रेशियो कम हो गया है, ये रेशियो बढ़ गया है, अब ये रेशियो, सभी कंपनियों के ये रेशियो बढ़ गए हैं तो अभी मार्केट शायद नीचे आएगा। तो ये रेशियोज जो है वो बहुत कॉमन है, या बहुत हम कह सकते हैं बहुत पॉपुलर है फंडामेंटल एनालिसिस में। तो एक होता है करंट रेशियो, जो होता है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का एक रेशियो होता है, जो कंपनी के चालू ये है एसेट्स है और उसकी जो चालू लायबिलिटीज है उसके उसका एक रेशियो होता है। फिर होता है फायदे का ब्यौरा, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, प्री टैक्स प्रॉफिट होता है, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट होता है। ये अलग अलग चीजें हैं। कुछ चीजों के पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो ये सारा प्रॉफिट का ब्यौरा होता है कि भाई मोटा मोटी अगर हम कहें तो इतना फायदा हुआ, फिर उसमें हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट डाला तो इतना कम हुआ, उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन डाला तो और कम हुआ, फिर हमने उसके ऊपर टैक्स भरा तो फाइनली ये फिगर हमारे पास बचा है। तो प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस होता है। तो आर ओ ए होता है, आर ओ ई होता है, जैसे रिटर्न ऑन एसेट्स। कंपनी के जब आज जो एसेट्स है उसके सामने जो रिटर्न आए, कंपनी ने जो फायदा किया वो कितना, क्या रेशियो था उसका। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो कंपनी ने अगर 10,000 करोड़ का धंधा किया, तो वो 10,000 करोड़ का धंधा करने के लिए कंपनी ने कितना पैसा लगाया और उस पैसे का कॉस्ट क्या था, और उस पैसे के कंपैरिजन में जो रिटर्न आया है वो कितना आया है, इसकी एनालिसिस होती है। उसके बाद होता है डेट इक्विटी रेशियो, कि भाई कंपनी ने उधार कितने लिए हुए हैं और उसका इक्विटी बेस कितना अच्छा है। उसके बाद होता है प्राइस टू अर्निंग्स, जैसे कंपनी का जो अभी बाजार में जो भाव है और उसकी जो लास्ट ईयर की अर्निंग्स थी, अर्निंग्स पर शेयर जो थी, उसका रेशियो कितना है। तो मान लीजिए कि अभी मार्केट में भाव चल रहा है 500, और जो अर्निंग्स है वो 100 है, तो 500 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना हुआ, तो 5 का आंकड़ा हुआ, मतलब अच्छी है। तो ये इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड है वो कितना है, 5 है या 5 से ज्यादा है या 5 से कम है, तो ये अच्छा है कि बुरा है, वो देखा जाता है। फिर ईपीएस होता है, अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर ये होता है कि मतलब हर शेयर के ऊपर कंपनी ने, अगर आप जो टोटल अर्निंग है उसको हर शेयर, जितने आउटस्टैंडिंग शेयर है उससे डिवाइड करें, तो अर्निंग पर शेयर आपको कितनी मिलती है, ये भी देखा जाता है जी। और फिर होता है प्राइस टू इक्विटी बेस्ड ऑन ग्रोथ। तो कंपनी ने पिछले साल का और ये साल का प्राइस टू इक्विटी अगर सेम है, तो ये साल ग्रोथ कितना हुआ है और उस ग्रोथ के सामने प्राइस टू इक्विटी रेशियो क्या है। उसके बाद होता है डिविडेंड यील्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई डिविडेंड कितना हुआ, उस डिविडेंड का कंपनी ने क्या किया। वो डिविडेंड उन्होंने शेयर होल्डर्स को दिए, या वो डिविडेंड उन्होंने अपने पास रखा, या वो डिविडेंड उन्होंने कुछ दूसरा व्यवसाय चालू करने के लिए खर्च कर दिया। प्रॉफिट था, कंपनी का डिसीजन था।
और फिर होता है प्लेज शेयर्स। तो अगर आप कोई कंपनी के मालिक हैं और आपके पास समझिए कि वो कंपनी में 50% शेयर है, और आपको पर्सनली पैसे की जरूरत है, कंपनी को नहीं, आपको पर्सनली पैसे की जरूरत है, और आप कोई बड़ा लोन लेते हैं जिसके सामने आप वो शेयर्स को प्लेज कर देते हैं, तो इससे भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है या जो शेयर का भाव है उसमें फर्क पड़ता है। अभी थोड़े महीने पहले, मेरे ख्याल से 2019 में ही हुआ था यस बैंक के साथ, जहां मार्केट में ये खबर आई थी कि जो प्रमोटर के पास बचे हुए शेयर थे वो भी उन्होंने प्लेज कर दिए थे, और वो एक ही दिन में यस बैंक का भाव काफी घट गया था। तो ये सारी चीजें, ये जो रेशियोज है, ये आम आपको इसमें आती है, टीवी पर और अखबारों में आपको ये सब देखने को मिलते हैं। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी जो है, आप पहले मार्च से देखिए, और पहले मार्च से लेके आज 22 अप्रैल है तब तक, आप देखेंगे कि ये जो रेशियोज है उसमें बहुत फर्क आ गया है। मान लीजिए कोई कंपनी का रेशियो था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो था 25, तो आज वो हो गया है 14-15। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी बहुत अच्छी हो गई है जी। और ये पूरा जो फंडामेंटल एनालिसिस है इसका आपके साथ ये शेयर करने का कारण ये था कि हमें ये समझना है कि अभी जो हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं, ये पूरा विश्व जो समस्या में पड़ा हुआ है, उसका वो लोकल लेवल पे नहीं है, वो रेशियो के लेवल पे नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो वो एनुअल रिपोर्ट के लेवल पे भी नहीं है, पिछले साल का एनुअल रिपोर्ट सभी कंपनियों का अच्छा होगा। ये सारी चीजों के जो दूसरे फैक्टर्स है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, मैनेजमेंट स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, मैनेजमेंट तो सभी का अच्छा ही है जी। मैनेजमेंट तो जो था पिछले साल वही वही ये साल भी है मैनेजमेंट सारी कंपनियों का। उसके बाद जो इंडस्ट्री है वहां पे प्रॉब्लम है, और इंडस्ट्री के पहले एक इंडस्ट्री के पहले जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें प्रॉब्लम है, उसके बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि आज आप एक चीज सोचिए कि ये जो भी महामारी चल रही है वो बंद हो जाएगी, चलो सब सबका इलाज हो गया, सब अपने अपने घर पहुंच गए, लेकिन क्या जो पूरे विश्व की जितने देश हैं वो क्या चुपचाप बैठने वाले हैं? उनके लाखों लोग मर चुके हैं, क्या वो कुछ नहीं करने वाले हैं? तो शायद ये जो अभी महामारी का प्रॉब्लम चल रहा है उससे और कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी जो अस्थिरता है वो जियो पॉलिटिकल लेवल पे है, वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे है। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जो कंट्री की पूरी पूरी इकोनॉमी है उसका, उसमें इतने प्रॉब्लम हो गए हैं, वो पूरी की पूरी हिल गई है। तो अभी जो बड़े बड़े जो देश हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खाली पैसे छाप रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं। मान लीजिए यूएस है, जिन्होंने 2-3 ट्रिलियन डॉलर का स्टिमुलस दिया है। दूसरी यूके है जिसने 1.5 ट्रिलियन ऐसा कुछ स्टिमुलस दिया है। तो ये सारा जो पैसा है वो खाली छाप के वो लोगों को देंगे, उसके बाद जो है महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने के और दूसरे परिणाम होंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये स्तर पे जो ऊपर के स्तर है उसमें ही गड़बड़ हो चुकी है। तो अभी हम सिर्फ नीचे के स्तर का आंकड़े देख के और रेशियो देख के अगर हम कंपनियां खरीदना शुरू करेंगे तो वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो हमें ये देखना है कि भाई दोनों चीजें स्टेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे स्टेबिलिटी आ रहा है। आप मान के चलिए कि सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद कितने लोग गाड़ी खरीदेंगे? क्या लोग अभी भी, जिसने गाड़ियां बुक की है वो जाके गाड़ी की डिलीवरी ले लेगा? वो सोचेगा नहीं भैया, जान सबसे ज्यादा कीमती है, गाड़ी नहीं चाहिए, अगले साल लेंगे, ये साल नहीं लेंगे, 2 साल के बाद लेंगे, धंधे में जो नुकसान हुआ है उसकी पहले भरपाई करेंगे। कितने धंधे हैं जो बंद हो चुके हैं, कितने व्यवसाय ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं, जो कभी शायद शुरू ना होंगे, कितने लोग हैं जिनकी नौकरियां जा चुकी है। तो अभी जो जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो ऊंचे स्तर के हैं, वो
निचले स्तर के नहीं है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताने का कारण यही था कि आप किसी की बातों में ना आ जाए कि भाई ये रेशियो अच्छा है या वो अच्छा है। आपने देख लिया, आपने कहीं पढ़ लिया और आपने जाके शेयर खरीद लिया। आपको हमेशा पूरी तरह से जानकारी निकालनी है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ब्यौरा करना है, और उसके बाद आपको निर्णय लेना है कि इस शेयर में पैसे डालने हैं या नहीं डालने हैं। जी। तो मेरे ख्याल से आज का हमारा जो समय है वो समाप्त होने वाला है। तो मैं टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो काफी एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसे आज डिस्कस करना शुरू करेंगे तो और 1 घंटा लग जाएगा। तो हम आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। कल किसी ने एक सवाल पूछा था जो, जी, भरत जी आप है सेशन में? शास्त्रा, राजेश जी पूछ रहे हैं शास्त्रा का इस्तेमाल करने के पहले अगर हमारे पास कुछ बुरे शेयर्स पड़े हो तो उसका छुटकारा कैसे पाए। तो अगर आपके बदन में कोई अंग है जो खराब हो चुका है तो उसमें आपको उस अंग को काटने के अलावा कोई चारा नहीं है राजेश जी। तो लेकिन ये डिपेंड करता है, पहले आप मेरे हिसाब से आपको ये पूरा ट्रेनिंग देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए, और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। तो आज के सेशन में मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि वो शेयर अच्छा है बुरा है या उस पर आपको क्या करना है। जी भरत जी आप मौजूद है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ पे तो सभी को मालूम पड़े कि आपका सवाल क्या है, तो उसका मैं जवाब दे सकूं। तब तक मैं मेरी चाय खत्म कर लेता हूँ। नहीं भरत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना सवाल टाइप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव टू एंटर स्टॉप लॉस डेली मॉर्निंग इफ वी हैव इन्वेस्टेड इन मेनी स्क्रिप्ट्स। जी जी आपको स्टॉप लॉस तो रोज ही लगाना है। ऐसा हो सकता है कि आप अगर बहुत लंबे समय के निवेशक हैं तो शायद आपका जो स्टॉप लॉस है वो जो मार्केट का लिमिट है 10% उसके अंदर नहीं आए, तो आपको आपको फिर आपके ब्रोकर को बताना पड़ेगा कि भाई ये स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है। लेकिन आपको उसका डेली आपको ध्यान रखना है उसका। वाई शुड वन बॉदर इफ आई प्लेज माई ओन शेयर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बैलेंस होता है बड़े कंपनी में। अगर हम सारा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें 3-4 भाग आते हैं। एक भाग होता है प्रमोटर्स का, कितने शेयर प्रमोटर्स के पास है और कितने प्रतिशत शेयर जो है वो प्रमोटर के पास है। तो आज की तारीख में जो लिस्टेड कंपनीज है, जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें आप देखेंगे कि प्रमोटर के पास 50-55% शेयर्स है। कुछ कंपनियों में प्रमोटर्स के पास सिर्फ 26-27% शेयर्स। उसके बाद आता है, प्रमोटर्स के बाद आता है वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं या जो बड़े शेयर होल्डर्स आते हैं, वो होते हैं, तो उनके पास कंपनी के 20-30% शेयर होते हैं। उसके बाद जो है वो बैंक से लोन लेकर किसी बैंक को दिए हुए शेयर्स होते हैं, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने कर्जा लिया होता है। और फिर अंत में आते हैं जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं वो। तो अभी जैसे यस बैंक का जो केस था उसमें ऐसा हुआ था कि पिछले कुछ सालों में प्रमोटर के पास कुछ 25 या 30% शेयर थे, और
कुछ सालों के दौरान उन्होंने थोड़े थोड़े शेयर्स प्लेज करके उसके सामने वो लोन लेते गए जी। तो अब आप अगर उस स्थिति को देखें तो जहां शुरुआत में प्रमोटर के पास 25-30% शेयर थे और वो कम होता गया, तो शेयर किसके पास बढ़ गए? जो बड़े निवेशक है उनके पास, जो बैंक है उनके पास जिससे उधार लिया था, और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास। तो आखिर होने ऐसा लगा कि निवेशकों को लगा कि अब ये जो प्रमोटर है इसको पड़ी ही नहीं है कि भाई ये कंपनी चले या नहीं चले, क्योंकि इसके जो शेयर है वो तो अभी ना के बराबर हो गए हैं। तो उसका जो असर है वो निवेशक के कॉन्फिडेंस के पड़ता है। वो सोचता है कि यार ये मैंने गलत आदमी पे ये लगा लिया, इसको तो खुद के कंपनी के शेयर की वैल्यू नहीं है। तो आप हमेशा चाहोगे कि एज अ प्रमोटर, अच्छा दूसरा ये है कि कंट्रोल जो होता है, तो कंट्रोल के मामले में जितने प्रतिशत शेयर आपके पास ज्यादा हो उतने आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं और उतना कंट्रोल आपका, अब कंपनी किस दिशा में जानी चाहिए उसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है। जैसे आज के समय में अगर हम देखें कि कुछ स्टार्टअप्स कैसे चल रहे हैं, तो स्टार्टअप्स में ऐसा होता है कि जो प्रमोटर है, जैसे फ्लिपकार्ट के केस में था, प्रमोटर के पास शेयर जो बचे थे वो इतने कम थे जिसकी कोई ये ही नहीं था, लेकिन बाकी के पूरे शेयर इन्वेस्टर के पास थे। तो कंपनी जो एक्चुअल चला रहे थे वो इन्वेस्टर चला रहे थे, प्रमोटर नहीं चला रहे थे। तो कंट्रोल एक दूसरा ये है। तीसरा ये है कि शेयर का भाव जो है उससे आपका टेक ओवर पॉसिबिलिटी हो जाता है। जैसे आज की तारीख में टाटा मोटर्स जो है, अगर 60-70 रुपए का शेयर हो चुका है, तो इतना कम शेयर का भाव है कि दैट कंपनी कैन बिकम अ टेक ओवर टारगेट। जो बाहर के बड़े इन्वेस्टर है दैट कैन लुक एट दिस कंपनी कि भाई इसका तो शेयर गिरते जा रहा है, और थोड़ा गिराओ और सारे शेयर लपेट लो। तो जितना आपका शेयर का प्राइस ज्यादा होगा उतना वो टेक ओवर का पॉसिबिलिटी भी कम होगा। और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे आईबीएम है, आज ही आईबीएम का मैंने पढ़ा था कि पिछले 20 या 25 सालों में आईबीएम ने 140 बिलियन डॉलर के अपने खुद के शेयर बाजार से वापस खरीदे हैं। और ये उन लोग उसके लिए करते हैं कि ये दूसरे निवेशकों को बताना चाहते हैं कि भाई हमारा कॉन्फिडेंस इतना है हमारे बिजनेस पे, और दूसरा हमको कंट्रोल पूरा चाहिए हमारे बिजनेस का। तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाजार में आती है, निवेशकों से पैसा लेती है, अच्छा बड़ा बिजनेस कर लेती है, और उसके बाद वही निवेशकों को बोलती है कि भाई आपके शेयर हमें वापस भेज दो, हमें डीलिस्ट कराना है, हम हमारी कंपनी शेयर बाजार में नहीं रखती है। तो ऐसा भी होता है। उसके बाद समीर जी का, भरत जी का है व्हाट इज टी ग्रुप शेयर। नहीं, मुझे भी नहीं पता व्हाट इज टी ग्रुप शेयर। अगर किसी को पता हो तो बता दीजिए, मुझे नहीं पता व्हाट इज टी ग्रुप शेयर। समीर जी पूछ रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर व्हाट एसएल टू फॉलो। वो समीर जी हम आगे के कार्यक्रम में ये सब सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है, और किसे लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, किसे शॉर्ट टर्म कह सकते हैं, और उसको कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ये आगे के कार्यक्रम में देखेंगे। भरत जी कह रहे हैं कि आईटीसी एंड एलएनटी हैव प्रमोटर होल्डिंग जीरो। जी, तो इसमें ऐसा नहीं है कि प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, इसकी पूरी एक अलग आईटीसी एलएनटी एलएनटी स्पेशली, इसकी पूरी स्टोरी ही अलग है। ये सारे जो है, इसको आप कह सकते हैं कि वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है विच इज नॉन गवर्नमेंट। ये ऐसे सिनेरियोज हैं उनके जिसमें एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, और एक जो देश के बड़े बड़े जो बैंक्स है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इंडस्ट्रीज है उनके शेयर होल्डिंग है। तो इट इज लाइक अ कॉन्डोमिनियम ऑफ इन्वेस्टर्स, आईटीसी और एलएनटी और ये सारी कंपनी, क्योंकि इनके जो प्रमोटर थे, एलएनटी के प्रमोटर 100-70 साल पहले तो मतलब इंडिया से जा चुके थे, तो इंडिया के थे भी नहीं। तो ऐसा है। Whether a stock is undervalued or overvalued, what is must, fundamental analysis और technical analysis? तो दोनों होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में जब रेशियोज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं कि भाई ये ओवर वैल्यूड हो गया है। टेक्निकल एनालिसिस में भी कुछ इंडिकेटर्स आते हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि भाई ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में है क्या शेयर। तो दोनों में आप कर सकते हैं। जी, राजेश जी का एक क्वेश्चन है कि ये सब हालचाल का पता कहाँ चलता है? राजेश जी, आपसे सच कहूं तो ये सब हालचाल का जितना पता आप कम लगाए वो ही वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जितना ही आप पता लगाएंगे उतना ही गड़बड़ होगा, क्योंकि उतनी ही आपकी
आप ज्यादा सोचने लगेंगे उस कंपनी के बारे में, और उसमें गड़बड़ होगी। भाग्यश्री जी कह रही हैं कि ट्रेड टू ट्रेड कंपलसरी डिलीवरी टी ग्रुप। अच्छा, तो ट्रेड टू ट्रेड मतलब इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको डिलीवरी कंपलसरी लेनी है, दैट इज टी ग्रुप इज व्हाट भाग्यश्री जी इज सेइंग। तो थैंक यू, मुझे भी ये पता नहीं था कि व्हाट इज दैट। तो प्रोबेबली इट इज द सेम कि आप ये शेयर्स में ट्रेड नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी डिलीवरी ही लेना है। जी हाँ जी। तो मिलिंद जी पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट टाटा मोटर, तो मतलब मैं टाटा मोटर का प्रमोटर नहीं हूं, तो आप मुझे मत पूछिए टाटा मोटर के बारे में। शाश्वत टाटा मोटर के बारे में क्या कहता है ये हम आगे के कार्यक्रम में देखेंगे। जी जी, जगदीश जी कह रहे हैं कि डीमार्ट जो है वो आज की तारीख में टी ग्रुप है। हाँ जी। तो टाटा मोटर के बारे में एक चीज मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने कुछ महीने पहले इलेक्ट्रिक कार जो निकाली नेक्सॉन, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसके अलावा मैं टाटा मोटर के बारे में कुछ भी फंडामेंटली आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन एक अच्छा है कि हमारे देश में एक कंपनी है जिसने ग्लोबल लेवल का एक इलेक्ट्रिक कार बनाया है। तो होपफुली वो कंपनी को भी अच्छा करना चाहिए। और टाटा तो जैसे आप सब लोग जानते ही है, इवन ये कोविड महामारी में भी उन्होंने कुछ 1,000-1,500 करोड़ दिए हैं। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से हम सभी ऐसा चाहेंगे कि ये कंपनियां जो है वो अच्छा करे और आगे बढ़े। जी। तो और भरत जी कह रहे हैं टुमारो आई विल बी रेडी विद मोर डाउट। जी जी बिल्कुल, जितनी मेरी क्षमता होगी आपके डाउट्स क्लियर करने की, मैं खुशी से क्लियर करूंगा। इफ यू हैव शेयर ऑफ गुड कंपनी डीलिस्टेड व्हाट टू डू। समीर जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि हमारे पास अगर कोई डीलिस्टेड कंपनी के शेयर है तो क्या करना चाहिए। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हम 5 मिनट लेट हो चुके हैं, लेकिन मैं और 2-3 मिनट लेके आप सभी को ये उदाहरण बताता हूँ कि एक कंपनी थी, बहुत छोटी सी कंपनी थी, एक फैक्ट्री थी उनकी, और वो कंपनी जो थी वो डीलिस्ट हो गई। वो कंपनी का जो एक्चुअल कारोबार था वो बंद हो गया, और वो कंपनी डीलिस्ट हो गई। और उन्होंने एक्सचेंज में ये करके सारा कुछ शेयर होल्डर को ऑफर दिए, और शेयर होल्डर से शेयर वापस खरीदे, कुछ कुछ 50 रुपए के कुछ भाव चल रहा था। और ये लिए मेरे एक मित्र थे जिनके पास वो शेयर थे, और उनके कुछ घरेलू एड्रेस वगैरह की प्रॉब्लम के कारण उनको वो नोटिस वगैरह आया नहीं, और कंपनी डीलिस्ट हो गई और उनके पास वो शेयर पड़े थे। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी से वो बन गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो 2-3 साल तो उनको कुछ पता भी नहीं चला, और क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ डिविडेंड भी नहीं आया, कुछ नहीं। और आपको तो पता है पुराने निवेशक कैसे थे कि भाई पड़े रहे शेयर, पड़े हैं पड़े हैं। फिर उन्हें एक दिन एक एजेंट का फोन आया। वो एजेंट ने उनको बताया कि मैं ये एजेंसी से बोल रहा हूँ, और हमारे पास रिकॉर्ड है कि आपके पास ये कंपनी के शेयर है। तो आप वो बेचना चाहेंगे तो हम खरीद लेंगे, हम अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद। तो उन्होंने बोला कि आपको ये जानकारी किसने दी। तो उन्होंने कहा कि हमें कंपनी से ही जानकारी मिली, और कंपनी मतलब हम ये शेयर खरीद रहे हैं, दूसरे लोगों ने भी बेचे हैं हमको। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका क्या है, ये है वो है। तो उन्होंने कहा कि हम 350 रुपये शेयर आपको देंगे। तो ये भाई साहब सोचे कि भाई 50 रुपए का तो लिस्टिंग था, अभी 350 मिल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा सोचा सोचा, फिर छोड़ा कि ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जाने दो, नहीं बेचना है। और फिर उन्हें वो एजेंसी से वापस फोन आया, थोड़े कुछ 1-2 महीने के बाद। वो कहने लगे कि नहीं नहीं, हम टेबल पर बैठ के बात करते हैं, ये हम आपको इतना दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। तो फिर उन्हें कुछ डाउट हुआ, उन्होंने कहा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने पता लगाया, और उनको पता ये लगा कि कंपनी की जो लैंड थी वो बहुत अच्छे भाव में बिकने वाली है, और वो बिकने के बाद जो पर शेयर होल्डर शेयर आता है वो 1,650 रुपए है। आप सोचिए। तो डीलिस्टेड कंपनी में दोनों तरह के नुकसान और फायदा, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो डबल है। अगर आपका कंपनी का वैल्यू ही कुछ नहीं है तो आप उसमें कुछ नहीं करे तो भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया जिससे वो कंपनी का दूसरा कुछ फायदा हो गया, तो ये अलग चीज।
श्रीधर जी पूछ रहे कंपनी का नाम, श्रीधर जी मैं बताऊंगा भी नहीं। कुछ सवाल है जिनका जिनका जवाब किसी के पास किसी किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है, और ये बात आज से 3 एक साल पहले की बात है। ये तो जी, तो ये था। मैं मानता हूं कि आज का जो हमारा कार्यक्रम था काफी आपको नॉलेजेबल था, उससे आपकी नॉलेज कुछ बड़ी होगी। और कल हम हमारा कार्यक्रम जारी रखेंगे। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। 8:10 हो चुके हैं। कल मिलते हैं 6:55 को। कृपया टाइम पे आ जाइए, और अपना स्क्रीन शेयर मत कीजिए कि कम से कम दिक्कत में अच्छे से अच्छा सेशन हो, कार्यक्रम हो। जी, तो अपने घर रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलेंगे कल 6:55। या गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस।